हेलो एवरीवन, आर्यन ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज अपन पढ़ रहे हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक। देखिए, दो कणों की सीधी प्रत्यास्थ टक्कर कॉलिजन अपने को देखना है, वो भी इलास्टिक कॉलिजन। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं अपन डेरिवेशन की। क्या करना है अपने को, देखिएगा। सबसे पहले अपने को क्या दिया हुआ है कि दो कणों की सीधी प्रत्यास्थ टक्कर देखनी है, इलास्टिक कॉलिजन देखना है, और ये जो अपन डेरिवेशन करेंगे ये प्रयोगशाला निर्देश तंत्र। ठीक है, मैं लिख देता हूं यहाँ पे। प्रयोगशाला निर्देश तंत्र में लेबोरेटरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में अपने को ये काम करना है। प्रयोगशाला निर्देश तंत्र में ये अपने को काम करना है, ये डेरिवेशन करना है। क्या होता है, देखिए, दो कण है अपने पास में। माना एक कण है, ये कण है अपने पास में जिसका द्रव्यमान क्या बोल दिया m1, और इसका जो प्रारंभिक वेग है इसको क्या बोल दिया u1। और यहाँ पे एक और कण है जिसका द्रव्यमान क्या बोल दिया अपन ने m2, और इसका जो वेग है उसको क्या बोल दिया अपन ने u2। देन अपन बात करें, ये जो प्रक्रिया है वो कब है अपने पास में, टक्कर से पूर्व, और टक्कर के पश्चात में ये जो कण है इसका जो अपने पास में द्रव्यमान है वो कितना रहेगा m1, और इस कण का द्रव्यमान कितना बोल दिया अपन ने m2। और टक्कर होने के बाद में इन कणों के जो वेग है वो कितने हो जाते हैं v1 और v2 क्रमशः। ठीक है, क्या होता है देखिएगा। नेक्स्ट, ये टक्कर से पूर्व, और ये जो घटना है वो कब है अपने पास में, टक्कर के पश्चात। टक्कर के पश्चात थ्योरी है थोड़ी सी, वो लिख लेते हैं कि यहाँ पे लिख लेते हैं। माना तो कण जिनके द्रव्यमान क्रमशः m1 व m2 है, टक्कर से पूर्व इनके वेग, टक्कर से पूर्व इनके वेग क्रमशः u1 व u2 है। टक्कर के पश्चात इनके वेग क्रमशः v1 व v2 हो जाते हैं। देखिए, अब अपने पास में यहाँ पर ध्यान देना कि ये टक्कर कैसी है, अपने पास में प्रत्यास्थ टक्कर है। तो प्रत्यास्थ टक्कर की अपने को गुण पता होने चाहिए कि जो प्रत्यास्थ टक्कर होती है उसके अंदर संवेग क्या रहता है, संरक्षित रहता है, और एक गतिज ऊर्जा क्या रहती है, संरक्षित रहती है। तो अपन दोनों नियम यहाँ पे लगाएंगे। देखिए नेक्स्ट, सबसे पहले लगाते हैं अपन संवेग संरक्षण नियम। यहाँ पे एक लाइन लिख लेते हैं पहले, क्योंकि टक्कर प्रत्यास्थ है, इलास्टिक है, अतः अतः अब लगाते हैं यहाँ पे अपन संवेग संरक्षण नियम। संवेग संरक्षण नियम से देखिए क्या होता है संवेग संरक्षण नियम। देखिए, संवेग संरक्षण नियम लगाना है तो आप ये देखिए सबसे पहले कि अपने पास में यहाँ पर दो कण हैं जो आपस में क्या कर रहे हैं, टक्कर कर रहे हैं।
टक्कर करने से पहले इनके वेग कितने हैं, u1 u2, और टक्कर करने के बाद में वेग कितने हो जाते हैं, v1 v2 हो जाते हैं। अब अपने को क्या पता है कि u1 और u2 के मान, m1 और m2 के मान अपने को पता है, ठीक है, इनके मान अपने को ज्ञात है। अपने को फाइंड क्या करना है कि टक्कर होने के बाद में, प्रत्यास्थ टक्कर होने के बाद में इन कणों के जो वेग है वो v1 और v2 और है। तो v1 और v2 अपने पास में क्या है, यहाँ पर अज्ञात राशियां हैं, उनके जो वेग है वो अपने को क्या करना है, फाइंड करना है। तो संवेग संरक्षण नियम कैसे लगाना है कि आप क्या बोलोगे कि टक्कर से पूर्व जितना संवेग है और टक्कर के पश्चात में जितना भी टोटल संवेग है, दोनों आपस में क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे। या फिर आप बोल सकते हो कि जो टक्कर से पहले मोमेंटम या संवेग है और टक्कर से बाद में, टक्कर होने के बाद में कणों का जो टोटल मोमेंटम है, कुल संवेग है, वो दोनों आपस में क्या रहते हैं, संरक्षित रहते हैं, कंजर्व रहते हैं, ठीक है। तो लगाते हैं यहाँ पे अपन संवेग संरक्षण नियम, लिखेंगे अपन यहाँ पर टक्कर से पूर्व कुल संवेग बराबर हो जाएगा अपने पास में टक्कर के पश्चात कुल संवेग। अगर टक्कर से पहले कुल संवेग की बात करें तो यहाँ पर संवेग का फॉर्मूला क्या होता है अपने पास में, P इज इक्वल टू होता है mv, मास इंटू वेलोसिटी, द्रव्यमान इंटू वेग। तो यहाँ पे पहले कण के लिए बात करें तो अपने पास में द्रव्यमान कितना होगा m1 और वेग कितना हो जाएगा यहाँ पे u1। तो टक्कर से पहले कुल संवेग कितना हो जाएगा अपने पास में m1 u1 प्लस हो जाएगा अपने पास m2 u2 और इक्वल टू कितना हो जाएगा, टक्कर के बाद में द्रव्यमान कितना था अपने पास m1 और वेग कितना था v1 प्लस कितना हो जाएगा m2 v2, इस प्रकार से, ठीक है। देखिए देन अब अपन क्या करते हैं कि m1 वाले जो पद है उनको एक तरफ ले आते हैं। तो यहाँ पे m1 u1 और माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पे m1 v1 इक्वल टू हो जाएगा अपने पास में m2 v2 माइनस कितना हो जाएगा m2 u2। देन यहाँ से कॉमन आ जाएगा m1 u1 माइनस कितना हो जाएगा अपने पास में v1 u1 माइनस v1 और इक्वल टू हो जाएगा m2 कॉमन v2 माइनस कितना हो जाएगा अपने पास u2। समीकरण नंबर कितना बोल दिया अपन ने इसको, एक। ध्यान देखिए ये तो हो गया अपना संवेग संरक्षण नियम। अब अपन लगाते हैं यहाँ पे, क्योंकि प्रत्यास्थ टक्कर है, प्रत्यास्थ टक्कर में आप ध्यान रखिएगा एक तो संवेग संरक्षण लगाना है नियम, और एक नियम और लगेगा जिसको बोलते हैं गतिज ऊर्जा संरक्षण नियम। सेम चीज है यहाँ पर भी। गतिज ऊर्जा संरक्षण नियम क्या होगा कि टक्कर से पहले कणों की कुल गतिज ऊर्जा किसके बराबर होगी, टक्कर के पश्चात में जो कणों की कुल गतिज ऊर्जा है उनके क्या होगी, आपस में बराबर होगी। या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि जो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी है, गतिज ऊर्जा है, प्रत्यास्थ टक्कर के अंदर क्या रहती है, कंजर्व रहती है, संरक्षित रहती है। देखिए देन अपन बात करते हैं आगे संवेग संरक्षण नियम। अब बात करते हैं अपन गतिज ऊर्जा संरक्षण नियम से, गतिज ऊर्जा संरक्षण नियम से, गतिज ऊर्जा संरक्षण नियम लगा रहे हैं अपन कि टक्कर से पूर्व कुल गतिज ऊर्जा इक्वल टू हो जाएगा अपने पास में टक्कर के पश्चात कुल गतिज ऊर्जा, दोनों आपस में क्या होगी, बराबर। तो टक्कर से पहले गतिज ऊर्जा, जो पहला वाला कण है उसका द्रव्यमान कितना है अपने पास में, हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हो जाएगा हाफ m2 u2 स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा टक्कर के बाद में हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हो जाएगा हाफ m2 v2 स्क्वायर। ये अपने पास में क्या हो जाएगा, गतिज ऊर्जा संरक्षण नियम। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर, 1/2 द्रव्यमान इंटू क्या हो जाएगा, वेलोसिटी या फिर वेग का स्क्वायर करना है। देन अपन सेम प्रोसेस यहाँ पे दोहराते हैं। तो आप यहाँ पर थोड़ा सा देखिए कि 1/2 प्रत्येक पद में आ रहा है तो उसको काट देना। देन अपन क्या करेंगे यहाँ पे m1 u1 स्क्वायर और m1 v1 स्क्वायर को यहाँ पे लेके आएंगे तो माइनस का कितना हो जाएगा, m1 v1 स्क्वायर इक्वल टू वहां हो जाएगा अपने पास में m2 v2 स्क्वायर माइनस हो जाएगा m2
u2 स्क्वायर। देन इसके बाद में देखिए कॉमन लेते हैं अपन, कॉमन लेते हैं अपन यहाँ पर m1 कॉमन, तो यहाँ अपने पास में कितना रहेगा u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा m2, यहाँ पर था अपने पास में v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर। एक बार चेक कर लेते हैं, v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर, ठीक है। इसको अपन ने बोल दिया समीकरण नंबर 2। अब अपन क्या करेंगे यहाँ पर देखिए, समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग लगाने पर, तो यहाँ पे समीकरण 2 लिखेंगे पहले, ये क्या हो जाएगा m1 u1 स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा v1 स्क्वायर, और इसके अपॉन में कितना आ जाएगा समीकरण एक का लेफ्ट हैंड साइड m1 u1 माइनस कितना है v1, m1 u1 माइनस कितना है यहाँ पर v1 इक्वल टू हो जाएगा अपने पास में यहाँ पर m2 v2 स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा u2 स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा m2, और यहाँ पर आ जाएगा अपने पास में v2 माइनस u2, m2 v2 माइनस कितना है u2। देन आगे सॉल्व करेंगे अपन, m1 से m1 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे m1 से m1 कैंसिल आउट हो जाएगा, m1 से m1 कैंसिल आउट, तो यहाँ पर अपने पास में कितना रहेगा, ये इसका होल स्क्वायर खोलेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा u1 माइनस वी1, और यहाँ हो जाएगा u1 प्लस वी1, और अपॉन में कितना आ जाएगा u1 माइनस वी1 इक्वल टू हो जाएगा अपने पास में v2 माइनस u2, और ये हो जाएगा अपने पास v2 प्लस u2, और अपॉन में आ जाएगा यहाँ पे v2 माइनस u2। देन जो कैंसिल आउट हो रहा है वो कैंसिल आउट करेंगे, ये कैंसिल हो रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे अपने पास में कितना रहेगा फाइनली, ये फाइनली रहेगा अपने पास में u1 प्लस वी1, यहाँ पर कितना रहेगा u1 प्लस वी1 इक्वल टू हो जाएगा अपने पास में v2 प्लस u2। तो यहाँ से अपन एक ये अपने पास में एक समीकरण आया है v2 प्लस u2, तो यहाँ से अपन v1 और v2 के मान निकाल सकते हैं। देखिए कैसे निकालना है अपने को, इसको बोल दिया अपन ने नेक्स्ट समीकरण नंबर कितना बोल देते हैं 3, इसको बोल देते हैं अपन समीकरण नंबर 3, इक्वेशन नंबर 3। तो यहाँ से अपन वैल्यूज निकालेंगे फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, ठीक है। इक्वेशन थर्ड से अपन देखते हैं कि v2 का मान कितना हो जाएगा अपने पास में, ये हो जाएगा u1 प्लस वी1 माइनस कितना हो जाएगा u2, ठीक है। और v1 निकालना है तो v1 का मान कैसे आएगा अपने पास में, ये हो जाएगा v2 प्लस u2 माइनस कितना हो जाएगा अपने पास में u1, ये अपने पास में v1 और v2 के मान आएंगे। अब इनके मान को क्या करना है अपने को, वापस पुट करना है इक्वेशन नंबर 1 में। तो देखिए समीकरण 1 से, समीकरण 1 का मान पता होना चाहिए अपने को, समीकरण 1 का मान कितना है m1 u1 माइनस कितना है v1, और m2 v2 माइनस u2, यहाँ पे पुट करते हैं ये वैल्यू, सीधा ही करना पड़ेगा, m1 u1 माइनस v1 इक्वल टू हो जाएगा m2 v2 माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पे u2, एक बार चेक कर लेते हैं,
m1 u1 माइनस v1, m2 v2 माइनस u2। देन इसके बाद में यहाँ पर पुट करते हैं वैल्यू, इक्वेशन नंबर किसकी 3 से, 3 से v2 की वैल्यू रखते हैं तो v1 मिल जाएगा अपने को। v2 का मान है u1 प्लस v1, v2 का मान है u1 प्लस v1 और माइनस कितना है अपने पास में u2, u1 प्लस v1 माइनस u2। इसका मान उठा के अपन यहाँ पर पुट करते हैं। तो अपन यहाँ पर क्या करेंगे देखिए, पहले अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, m1 u1 माइनस हो जाएगा अपने पास में m1 और साथ में कितना है v1 इक्वल टू हो जाएगा अपने पास में m2 और v2 का मान कितना है अपने पास u1 प्लस v1 माइनस u2 माइनस u2। तो आगे सॉल्व करते हैं अपन इसको, यहाँ से हो जाएगा अपने पास में m2 और यहाँ पर वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास में u1 प्लस v1 माइनस का 2u2। देन यहाँ पर अपन इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं पहले, m1 u1 माइनस m1 v1 इक्वल टू हो जाएगा m2 u1 प्लस हो जाएगा m2 v1। देन माइनस का 2 दो बार है u, तो माइनस का 2 m2 कितना हो जाएगा u2, m2 u2 कैंसिल आउट हो, कुछ हो रहा है तो उसको कैंसिल आउट करेंगे। देखिए तो यहाँ से अपन क्या करेंगे कि जो v1 वाले पद है उनको एक तरफ और v2 वाले पद को क्या करना, सॉरी u1 u2 वाले पद को क्या करेंगे दूसरी तरफ ले आएंगे। तो अपन यहाँ से देखेंगे तो अपने पास में क्या है यहाँ पर ये m2 v1 यहाँ पर पॉजिटिव है, ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, m1 कितना हो जाएगा v1 और ये इधर आ गया। यहाँ पर क्या है अपने पास में m1 u1 और यहाँ से इस तरफ आएगा अपने पास में माइनस का m2 u1 और प्लस का कितना हो जाएगा 2m2 u2। देन देखिए इसके बाद में देखिएगा यहाँ से कॉमन आएगा अपने पास में यहाँ पर v1, तो यहाँ पर हो जाएगा m1 प्लस कितना हो जाएगा m2 इक्वल टू, यहाँ पर कॉमन आ रहा है u1 तो ये हो जाएगा m1 माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पे m1 माइनस m2 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 2m2 और साथ में क्या आ जाएगा यहाँ पर u2। देन v1 का जो मान आएगा वो कितना आ जाएगा अपने पास में ये m1 माइनस m2 अपॉन कितना हो जाएगा m1 प्लस m2, m1 प्लस m2 यहाँ पर बटे में आ जाएगा और यहाँ पर u1 प्लस कितना हो जाएगा 2m2 अपॉन कितना हो जाएगा m1 प्लस m2 और साथ में मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा u2। यहाँ से ये अपने पास में वैल्यू किसकी आएगी v1 की, जो v1 है इसका मान आएगा अपने पास में यहाँ पर। ठीक है, इसी प्रकार अपने को क्या करना है कि v2 का मान निकालना है, v2 का मान भी अपन यही निकाल देते हैं। देखिए तो यहाँ से अपन क्या करेंगे समीकरण 1 में या फिर इसी प्रकार करके भी कर सकते हैं। देखिए इसी प्रकार ये हो जाएगा अपने पास में, देखिए करने का तरीका समझना, यहाँ पर v1 है तो यहाँ कितना हो जाएगा v2 और यहाँ पर चेंज करना है m1 m2 है तो ये हो जाएगा m2 माइनस कितना हो जाएगा m1 और नीचे प्लस है तो कोई फर्क नहीं पड़ना तो ये हो जाएगा m1 प्लस m2 और यहाँ पर u1 है तो कितना हो जाएगा u2 हो जाएगा प्लस। देन यहाँ पर कितना आ जाएगा 2m1 अपॉन कितना हो जाएगा m1 प्लस m2 और यहाँ पे अपने पास में कितना आ जाएगा u1। ये अपने पास वैल्यू किसकी आ जाएगी v2 की। इस प्रकार अपन क्या करेंगे यहाँ पे v1 और v2 के मान निकाल देते हैं। अब इसके बाद में अपन देखते हैं नेक्स्ट कि इसमें कंडीशंस है, ठीक है, अलग अलग प्रकार की कंडीशन लगती है कि जब दोनों कणों के द्रव्यमान बराबर हो जाए तो अपने को क्या करना पड़ेगा। देखिए नेक्स्ट देखिए, तो देखिए नेक्स्ट अपन शुरुआत करते हैं कि जो कंडीशंस है, कंडीशंस देखते हैं कि एक विमीय प्रत्यास्थ टक्कर में कंडीशंस कौन कौन सी है। मुख्य 4 कंडीशन है आपके, देखिए
सबसे फर्स्ट कंडीशन है ये V1 और V2 के मान है जो अपन ने निकाले थे कि V1 का मान कितना आया था M1 माइनस M2 अपॉन कितना था M1 प्लस M2 और साथ में मल्टीप्लाई में कितना था U1 और प्लस कितना था 2M2 M1 प्लस M2 और यहाँ पर U2। V2 लिखने का तरीका क्या करना है कि यहाँ पर M1 की जगह कितना कर दो M2 और M2 की जगह कितना कर दो M1, रिप्लेस कर देना। तो M2 माइनस M1 अपॉन M1 प्लस M2 में कोई इफेक्ट नहीं आएगा तो ये हो जाएगा M2 माइनस M1। U1 की जगह क्या आ जाएगा U2 और 2M2 लिखा हुआ है तो यहाँ पे हो जाएगा 2M1। 2M1 M1 प्लस M2 में कोई इफेक्ट नहीं आएगा और U2 की जगह कितना आ जाएगा U1। तो इस तरीके से अपन इंटरचेंज करके लिख सकते हैं V1 और V2 के मान जो अपन ने देख लिया था। अब अपन क्या करते हैं कि इनके अंदर कंडीशंस लगाते हैं। तो कंडीशंस कैसे लगानी है देखिए, ये जैसे अपने पास में पहला कण है इसका द्रव्यमान क्या बोल दिया अपन ने M1 और दूसरे कण का द्रव्यमान क्या बोल दिया M2, ये टक्कर से पहले और टक्कर के बाद में इस कण का द्रव्यमान M1 और ये क्या बोल दिया M2। अब अपन कंडीशन क्या लेके चल रहे हैं कि जब दोनों कणों के द्रव्यमान क्या हो, समान हो। जब दोनों कणों के द्रव्यमान समान होंगे तो बोलेंगे अपन अतः यहाँ यहाँ M1 इक्वल टू कितना हो जाएगा अपने पास में M2 इक्वल टू क्या बोल दिया अपन ने M। नेक्स्ट ये कंडीशन को आप अप्लाई करो V1 और V2 के अंदर। और हाँ एक चीज और है कि इसका जो टक्कर से पहले वेग है पहले कण का उसको क्या बोल दिया U1 और इसका वेग कितना बोल दिया यहाँ पर U2। टक्कर से पहले टक्कर के बाद में पहले कण का वेग कितना हो जाएगा V1 और इसका कितना हो जाएगा V2। तो अब यहाँ पर V1 और V2 के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है देखते हैं। M1 इक्वल टू कितना बोल दिया M2 इक्वल टू क्या बोल दिया M। देन अतः अतः V1 का जो मान आएगा वो कितना आएगा देखो, M1 और M2 इक्वल हो गए तो ये वाला पूरा पद कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और यहाँ पर कितना हो जाएगा 2M2, तो यहाँ पे हो जाएगा 2M अपॉन कितना हो जाएगा M और M वापस से कितना हो जाएगा 2M। तो 2M और साथ में कितना आ जाएगा यहाँ पे U2। तो V1 की जो वैल्यू आएगी वो किसके इक्वल आएगी U2 के। एक रिजल्ट ये आया है अपने पास में। दूसरा रिजल्ट देखो, दूसरा क्या आया है कि V2 इक्वल टू कितना हो जाएगा देखो, M2 और M1 इक्वल है तो ये आपस में माइनस होके कितना हो जाएगा जीरो। तो यहाँ पर आ जाएगा अपने पास में 2M अपॉन कितना हो जाएगा M और M कितना हो जाएगा 2M और साथ में क्या आ जाएगा U1। देन अपने पास में रिजल्ट आ जाएगा V2 इक्वल टू कितना आ जाएगा U1। अब इन रिजल्ट से क्या निकलता है देखो कि अपने पास में टक्कर से पहले कण का वेग कितना था U1। U1 वेग से ये जो कण है वो आगे जा रहा था, U2 वेग से ये कण आगे जा रहा था। ठीक है, अब क्या होगा देखो, टक्कर होने के बाद में जो V1 है वो कितना बन जाएगा U2। तो V1 का जो मान है वो कितना हो जाएगा U2 और V2 का मान क्या बन जाएगा U1। इसका मतलब क्या हुआ कि देखो पहले कण का वेग U1 था, अब कण दूसरा जो कण है उसका वेग कितना हो गया है U1 है। दूसरे कण का वेग कितना था U2, तो पहले कण का वेग कितना हो गया U2। तो अब क्या हुआ कि टक्कर से पहले और टक्कर के बाद में जो कणों के वेग है वो आपस में क्या हो गए, बदल गए, इंटरचेंज हो गए। ठीक है, तो ये जब अपन दोनों कणों के द्रव्यमान बराबर कर देंगे तब अपने पास में ये चीज मिलेगी। तो अपन यहाँ पे एक लाइन लिखेंगे, अतः अतः एक विमीय समुख प्रत्यास्थ टक्कर में जब कणों के द्रव्यमान समान कणों के द्रव्यमान समान हो जाते हैं तो इस इस स्थिति में इस स्थिति में टक्कर होने के पश्चात कणों के वेग आपस में बदल जाते हैं। ठीक है, वो अपन समझ चुके हैं।
कि क्या होगा, पहले कण का वेग u1 है तो ये वाला जो u1 वेग है वो कौन ले लेगा, दूसरा कण ले लेगा। और दूसरे कण का वेग टक्कर से पहले कितना है, u2, तो वो टक्कर के बाद में पहले कण का वेग बन जाएगा। ठीक है, दोनों कणों के जो वेग है वो आपस में क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे। नेक्स्ट सेकंड कंडीशन क्या है अपने पास में, देखिए यदि टक्कर से पूर्व दूसरा कण स्थिर अवस्था में हो, तो अपन द्रव्यमान तो अपने को पता है कि इसका द्रव्यमान m1 m2 m1 m2, ये बार बार नहीं लिखेंगे, लिख लेते हैं चलिए। तो ये इसका द्रव्यमान क्या बोल दिया, m1, इसका द्रव्यमान क्या बोल दिया, m2, m1 और यहाँ पर क्या बोल दिया, m2। इसका जो वेग है वो कितना बोल दिया, u1, इसका वेग u2, टक्कर होने के बाद में वेग v1 और कितना हो जाएगा, v2। अब बोल रहा है कंडीशन क्या है कि यदि टक्कर से पूर्व दूसरा कण स्थिर अवस्था में है, टक्कर से पूर्व ये जो दूसरा कण है वो कैसी अवस्था में है, स्थिर अवस्था में है, मतलब u2 बराबर कितना लिया है अपन ने, 0 है, और u1 इसके ऊपर आकर टक्कर कर रहा है, ऐसी कंडीशन है। और स्थिर अवस्था में अर्थात u2 बराबर कितना है, 0, और u1 इसके ऊपर आके टक्कर कर रहा है, तो क्या होगा, जनरली अगर अपन रियल लाइफ अपने जनरली यहाँ पर देखें तो क्या होगा कि देखो u1 कण है वो आके इस पे टक्कर कर रहा है और u2 स्थिर अवस्था में है। ठीक है, तो क्या होगा, देखो अपन कैलकुलेट भी करते हैं और यहाँ से देखते हैं कि ये जो अपने पास में पहला कण है वो इसको आके जब टक्कर करेगा तो पहला कण तो रुक जाएगा और दूसरा कण चला जाएगा और दूसरे कण का वेग क्या हो जाएगा, u1 हो जाएगा। ठीक है, चलो चेक करते हैं अपन। तो v1 का मान कितना हो जाएगा अपने पास में, देखो v1 इक्वल टू, v1 की वैल्यू अपने को पता है कितनी होती है, यहाँ पे फॉर्मूला लिखेंगे अपन वापस से, m1 माइनस m2, बार बार लिखने का मतलब नहीं, m1 माइनस m2, m1 माइनस m2 अपॉन कितना हो जाएगा, m1 प्लस m2, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, u1 प्लस कितना हो जाएगा अपने पास में 2m2 अपॉन कितना हो जाएगा, m1 प्लस m2, और यहाँ पर आ जाएगा u2। ये आ गया v1 का मान। तो यहाँ पे कंडीशन पहले लगाते हैं कि टक्कर से पहले दूसरा कण स्थिर अवस्था में है, दूसरा कण जब स्थिर अवस्था में होगा तो v1 का मान क्या हो जाएगा, ये वैल्यू तो 0 हो गई, ये आ जाएगा m1 माइनस m2 अपॉन कितना हो जाएगा, m1 प्लस m2, और यहाँ पर आ जाएगा u1, और साइड में लिख लेंगे कि u2 बराबर कितना बोला है अपन ने, 0, ये अपन ने कंडीशन लगाई है। ठीक है, ये आ गया v1 का मान। अब देखिए v2 इक्वल टू कितना हो जाएगा अपने पास, m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2, यहाँ पर आ जाएगा अपने पास में u2 2m1 अपॉन हो जाएगा m1 प्लस m2, और यहाँ पर आ जाएगा u1। कंडीशन पता है अपने को कि u2 बराबर कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए, कंडीशन है। तो यहाँ से अपन करेंगे u2 का मान 0, तो ये पूरा पद 0 हो जाएगा। तो v2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2m1 अपॉन m1 प्लस m2, और यहाँ पर आ जाएगा u1। अब देखो v1 और v2 के मान आ गए। अब अपन यहाँ पर क्या करते हैं कि दोनों कणों के द्रव्यमान को बराबर कर देते हैं। ठीक है, तो कंडीशन क्या ले रहे हैं अपन, वापस से इसी के अंदर कि m1 इक्वल टू क्या बोल दिया, m2 इक्वल टू क्या बोल दिया, m, और यहाँ पर भी सेम कंडीशन लगाएंगे, m1 इक्वल टू m2 इक्वल टू m। क्या फर्क पड़ता है और क्या होता है, देखिए तो v1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, दोनों इक्वल है तो ये m माइनस एम कितना हो गया, 0, तो v1 की वैल्यू कितनी आ गई, 0। मैंने जैसे समझाया था आपको कि पहला कण है वो तो रुक जाएगा, देखो ये कण आके इसको टक्कर करेगा तो ये तो उधर रुक जाएगा, और दूसरा कण है वो क्या करेगा, गतिशील हो जाएगा, और उसका वेग कितना होगा, u1। चेक करते हैं। तो यहाँ से v2 इक्वल टू यहाँ पे 2m अपॉन कितना हो जाएगा, 2m, और ये कितना हो जाएगा, u1 कैंसिल आउट हो जाएंगे यहाँ पे, तो v2 का मान किसके बराबर आ जाएगा, u1 के। तो ये अपने पास में फाइनल रिजल्ट आया है, v1 का मान 0, v1 का मान कितना आ गया, 0, तो ये तो कण रुक गया, और जो दूसरा कण है वो क्या हो जाएगा, गतिशील, और उसका वेग क्या हो जाएगा, u1। तो रिजल्ट अपन क्या लिखेंगे कि जब टक्कर से पहले दूसरा कण स्थिर अवस्था में है तो क्या होगा कि पहला कण आके दूसरे कण को जब टक्कर मारता है, तो इस कंडीशन के अंदर जो दूसरा कण है वो तो पहले कण का वेग ले लेता है, और जो पहला कण है वो वहां पे आके रुक जाता है। तो अपन लिखेंगे यहाँ पे, अतः
इस स्थिति में अतः इस स्थिति में पहला कण इस स्थिति में टक्कर के पश्चात पहला कण टक्कर के पश्चात पहला कण स्थिर हो जाता है स्थिर हो जाता है। इस स्थिति में टक्कर के पश्चात पहला कण स्थिर हो जाता है तथा दूसरा कण प्रथम कण के वेग से गतिशील हो जाता है अर्थात पहला कण पहले कण की गतिज ऊर्जा अर्थात पहले कण की संपूर्ण गतिज ऊर्जा दूसरे कण को स्थानांतरित कर दी जाती है नेक्स्ट, ये आपके दो कंडीशन कंप्लीट। थर्ड कंडीशन देखो, थर्ड कंडीशन क्या है अपने पास में कि m1 इज लेस देन कितना है m2। ये अपने पास में द्रव्यमान m1 जिसका मान बहुत छोटा है और ये द्रव्यमान क्या हो जाएगा m2। इसका वेग कितना हो जाएगा टक्कर से पहले u1 और टक्कर से पहले दूसरे कण का जो वेग है वो कितना होगा u2 होगा। अब टक्कर के बाद में पहले कण का द्रव्यमान m1 दूसरे का m2, वेग कितना होगा v1, इसका वेग कितना होगा v2 जो कि अपने को ज्ञात करने हैं, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग ज्ञात करना है। तो देखो कैसे करेंगे अपन, यहाँ पे अपन देखते हैं कि जो v1 का मान होगा v1 कितना हो जाएगा m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2, ये हो जाएगा u1 प्लस हो जाएगा 2m2 अपॉन m1 प्लस m2 और यहाँ पर आ जाएगा अपने पास में u2। ये मान आ गया v1 का। तो v1 का मान आया, पहले इसको सॉल्व करते हैं कि m1 इज लेस देन कितना है m2। तो अपन यहाँ पे लिखेंगे m1 इज लेस देन कितना है m2। तो इस कंडीशन से अपन एक स्टेप बनाते हैं यहाँ पे कि m1 का मान बहुत छोटा है और m2 का मान बहुत बड़ा है। तो अपन बोल सकते हैं कि m1 अपॉन m2 इज लेस देन कितना होगा 1। एक से m1 अपॉन m2 का जो अनुपात है, जो रेशियो है m1 अपॉन m2 का, वो बहुत ही क्या होगा छोटा होगा। इस कंडीशन को अपन अप्लाई करते हैं, देखते हैं। देखिए यहाँ पे इस कंडीशन को अप्लाई करते हैं, यहाँ पे अपने पास कितना होगा देखो v1 इक्वल टू कितना हो जाएगा और u2 का मान कितना करना है अपने को 0। u2 का मान 0 करना है, इट मींस व्हाट। देखो अब इस चक्कर को पहले अपन समझते हैं, उसके बाद में अपन इसके डेरिवेशन पे मतलब आगे चलेंगे मैथमेटिकल कैलकुलेशन के ऊपर। प्रैक्टिकली इसको पहले समझने की कोशिश करते हैं कि m1 बहुत छोटा है और m2 का मान बहुत ही ज्यादा है और u2 है जो दूसरा कण है ये स्थिर अवस्था में है। u2 बराबर 0 का मतलब होता है कि यह कण कैसी अवस्था में है, स्थिर अवस्था में है। ठीक है, स्थिर अवस्था में है तो क्या होगा कि जो पहला कण है वो u1 वेग से आएगा और इससे टकराएगा। तो देखो u1 वेग से ये कण आएगा और इससे टकराएगा, तो आप खुद सोचिए कि इसका द्रव्यमान बहुत ज्यादा है। ठीक है, इस
जब ये बहुत ज्यादा द्रव्यमान का है और स्थिर कण है तो इसकी गति में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, तो ये कण आया, इससे टकराया, क्या होगा कि ये कण वापस टकरा के क्या होगा, चला जाएगा। ठीक है, और उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ऑपोजिट हो जाएगी। वापस देखिएगा कि इसका द्रव्यमान क्या है, बहुत ही ज्यादा है, और स्थिर अवस्था में ये आराम से रुका हुआ है। ये कण आता है, इससे टकराता है, तो टक्कर होने के बाद में ये वाला जो पहला कण है वो वापस से क्या हो जाएगा, इससे टक्कर करके विपरीत दिशा में क्या करेगा, गति करेगा। इसको अपन अभी प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो देखो V1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये तो हो जाएगा 0। तो यहां से V1 का मान कितना आ जाएगा अपने पास में, M1 माइनस M2 अपॉन कितना हो जाएगा, M1 प्लस M2, और साथ में कितना आ जाएगा U1। अब अपन को कंडीशन लगानी है। कंडीशन कैसे लगानी है, देखो V1 इक्वल टू कॉमन लेना यहाँ पे M2, तो ये हो जाएगा यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखो पहले वाले पद में कितना हो जाएगा M1 अपॉन M2, और माइनस कितना हो जाएगा 1, और नीचे भी M2 कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा M1 अपॉन M2, और प्लस हो जाएगा 1, और इसके साथ ही क्या आ जाएगा, यहाँ पे U1 आ जाएगा। तो यहाँ से M2 से M2 कैंसिल आउट, तो V1 इक्वल टू, अब यहाँ पे कंडीशन लग जाएगी आपकी। कंडीशन क्या है, M1 अपॉन M2 का मान लेस देन कितना है, 1। तो देखो यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, और ये क्या लिखा हुआ है, M1 अपॉन M2। M1 अपॉन M2, तो M1 अपॉन M2 का जो मान है वो बहुत ही छोटा होगा 1 से, तो आप M1 अपॉन M2 को क्या कर दोगे, नेग्लेक्ट कर दोगे। तो अपन यहाँ पे फाइनल जो रिजल्ट आएगा वो कितना आ जाएगा अपने पास में, V1 इक्वल टू, ये नेग्लेक्ट हो जाएगा तो कितना बचेगा, केवल -1, और नीचे बचेगा +1, और साथ में कितना है U1। जब इसको फाइनली सॉल्व करेंगे तो माइनस कितना आएगा अपने पास में, U आएगा। V1 का मान कितना आ जाएगा, माइनस का U आ जाएगा, U1 आ जाएगा। वापस से समझ लेना जिसको नहीं समझ में आया, कि M1 अपॉन M2 है, उसको अपने को एक की कंपेयर में ये बहुत ही छोटी राशि है, इसलिए अपने को क्या करना पड़ेगा, इसको नेग्लेक्ट करके छोड़ना पड़ेगा। मैं लाइन लिख नहीं रहा हूँ फालतू के में, बहुत ज्यादा बड़ा डेरिवेशन हो जाएगा। M1 अपॉन M2 की जो वैल्यू है एक की कंपेयर में बहुत ही छोटी है, M1 अपॉन M2 की जो वैल्यू है एक की कंपेयर में बहुत ही छोटी है। इन दो को आप नेग्लेक्ट करके छोड़ दो, तो माइनस का 1 और प्लस का 1, तो माइनस का 1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का u कितना आ जाएगा, माइनस का U1 आ जाएगा। ठीक है, ये अपने पास में रिजल्ट निकला। इसका मतलब V1 की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, माइनस का कितना होगा, U1। देखो पहले कण इधर आ रहा था तो प्लस का U1, और जब ये भारी कण से टकरा के वापस जाता है, मतलब विपरीत दिशा में गति करता है, तो ये इस प्रकार से यहां गति करेगा, ऐसे। V1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस का U1, नीचे लिख दिया है, इस प्रकार से गति करेगा। अब V2 की जो वैल्यू है वो क्या होगी, वो भी चेक कर लेते हैं। अपन ने देखा कि ये छोटा कण है, इससे आके टकराएगा, तो ये जो बड़ा कण है इसकी जो गति है इसके ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला। चेक करते हैं, तो V2 की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, V2 इक्वल टू M2 माइनस M1 अपॉन M1 प्लस कितना हो जाएगा, M2, और साथ में आ जाएगा यहाँ पे U2, प्लस हो जाएगा 2M1 अपॉन M1 प्लस M2, और यहाँ पर आएगा U1। देन कंडीशन अप्लाई करते हैं। कंडीशन है अपने पास में M1 इज लेस देन कितना है, M2। ठीक है, और U2 की वैल्यू कितनी है, 0 है। तो यहाँ से अपने पास में रिजल्ट आएगा, देखो ये एक और स्टेप लिख लेते हैं, M1 अपॉन M2 इज लेस देन 1। इसकी जरूरत पड़ेगी तो ये लगाएंगे, इसकी जरूरत पड़ेगी तो ये लगा देंगे, और U2 का मान 0 करना है। देन अपन बोलेंगे कि V2 इक्वल टू हो जाएगा, U2 0 तो गया, ये आ जाएगा M2, ये वाला पद कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये पद रहेगा अब अपने पास में। तो ये पद कितना है, देखो ये पद है अपने पास में 2M1 अपॉन M1 प्लस M2, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, U1। अब अपने को ये पद लगाना है, कैसे लगाएंगे, देखो कॉमन आ रहा है, कॉमन लेना पड़ेगा अपने को। कॉमन क्या ले लेंगे अपन, देखो 2M1 अपॉन, यहाँ से अपन कॉमन ले लेते हैं M2, तो ये आ जाएगा अपने पास में M1 अपॉन कितना हो जाएगा, M2, M1 अपॉन M2 प्लस हो जाएगा यहाँ पे 1, और ये कितना हो जाएगा, U1।
ये पद। अब कंडीशन लग रही है यहाँ पे, फिर से कंडीशन लगाएंगे यहाँ पे कि कंडीशन लगाएंगे कि m1 अपॉन m2 इज लेस देन कितना होगा 1। तो इस पद को नेगलेक्ट करके छोड़ दो, ये वाले पद को नेगलेक्ट करके क्या करना है, छोड़ना है। जैसे ही इस पद को छोड़ेंगे, क्योंकि एक की कंपेयर में ये बहुत ही छोटा है, तो ये वाला पद पूरा हट जाएगा यहाँ से, ये बहुत ही छोटा है, इसको छोड़ दो तो 1 ही रहेगा, 1 का मल्टीप्लाई m2 के साथ होगा। तो फाइनल जो आएगा रिजल्ट अपने पास में वो क्या आएगा, देखो v2 इक्वल टू हो जाएगा अपने पास में 2m1 अपॉन कितना रहेगा अपने पास m2, और साथ में कितना हो जाएगा u1। ये कंडीशन आई है अपने पास में। चलो नेक्स्ट। अब यहाँ पे वापस से फिर से कंडीशन लग रही है, देखो m1 अपॉन m2 आ रहा है, तो अपन कंडीशन लगाएंगे कि m1 इज लेस देन कितना होगा m2। जब m1 का मान m2 से बहुत ही छोटा होगा, इस कंडीशन में ऊपर वाला पद बहुत छोटा है और नीचे m2 का मान बहुत बड़ा है, इस कंडीशन में अपन क्या बोलेंगे कि जो v2 है, v2 का मान कितना हो जाएगा अपने पास में, 0 हो जाएगा, लगभग 0 होगा। v2 का मान लगभग बराबर किसके हो जाएगा, 0 के। ये इस प्रकार से अपने को ये वाला डेरिवेशन करना है, ये वाली कंडीशन करनी है। तो v2 का मान कितना हो गया अपने पास में, 0 आ गया। तो वापस से कंडीशन को देखेंगे कि छोटा कण है जिसका द्रव्यमान बहुत ही कम है, ये कण जाके जो स्थिर कण है, दूसरा कण स्थिर कण है और इसका द्रव्यमान बहुत ही ज्यादा है, इससे जब टकराता है तो छोटा कण क्या होता है, वापस विपरीत दिशा में गति करता है और उसका जो वेग होगा वो पहले वाले वेग के बराबर ही होगा, लेकिन डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ऑपोजिट, और दूसरे वाले कण की जो स्थिति है उसके ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट। नेक्स्ट देखिए फोर्थ कंडीशन। फोर्थ कंडीशन क्या है कि m2 इज लेस देन कितना है m1। इसका मतलब अब m1 का मान क्या है, ज्यादा है, m1 का मान क्या है, ज्यादा है, और m2 का मान क्या है, कम। क्या फर्क पड़ेगा देखते हैं। ये अपने पास में क्या हो जाएगा m1 और ये क्या हो जाएगा m2। और टक्कर से पहले जो वेग है वो कितना हो जाएगा, यहाँ पर u1, यहाँ पर u2, यहाँ पर वेग कितना होगा v1, इसका मान ज्ञात करेंगे, और v2 इसका मान भी ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए फॉर्मूला देखिए, यहीं पर करते हैं। सबसे पहले v1 ज्ञात करते हैं, तो ये v1 इक्वल टू कितना हो जाएगा अपने पास में, m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2, और ये हो जाएगा u1 प्लस हो जाएगा 2m2 अपॉन m1 प्लस m2, और ये हो जाएगा यहाँ पे u2। कंडीशन क्या है अपने पास में, कंडीशन लिखेंगे कि m2 इज लेस देन कितना है अपने पास m1, और u2 इक्वल टू कितना होगा, 0। u2 इक्वल टू 0 मतलब ये जो कण है वो स्थिर अवस्था में। अब जो अपने पास में छोटा वाला कण है जिसका द्रव्यमान कम है, वो कैसी अवस्था में है, स्थिर अवस्था में है, स्थिर अवस्था में। अब आप खुद इस टक्कर को प्रैक्टिकली सोच के देखिए कि अपने पास में ये बहुत बड़ा कण है जिसका द्रव्यमान बहुत ज्यादा है। अब ये क्या करेगा, यहां से गतिशील अवस्था में होगा और इसका वेग क्या होगा, u1 होगा। इसका वेग क्या होगा, यहाँ पे u1 वेग होगा, u1 वेग होगा। इसका द्रव्यमान बहुत ही ज्यादा है, ये कण यहाँ से गति करता हुआ इस कण से टकराएगा। बताइए क्या होगा, सोचिए क्या होगा। क्या होगा इसमें कि इस कण का द्रव्यमान जब बहुत ही ज्यादा है और ये बिल्कुल छोटे से कण से टकराएगा, ये तो आगे भाग जाएगा और इसकी जो गति है इसके अंदर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला। तो टक्कर के बाद में जो पहले कण का वेग है वो पहले कण का वेग समान ही रहने वाला है, क्योंकि छोटा सा कोई भी कण बीच में आए तो वो उसको हटा देगा वहां से। और ये जो दूसरे कण का वेग है वो अपने को ज्ञात करना है, तो पहले और दूसरे कण का ज्ञात करते हैं। तो अपन कंक्लूजन पर ये पहुंचते हैं कि ये जो कण है ये बहुत ही ज्यादा स्पीड से निकल जाएगा और इस कण की जो गति है, जो पहले कण की गति है, उसके ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। चेक करते हैं, यहां से अपन कंडीशन को थोड़ा और मॉडिफाई करते हैं
कि m2 अपॉन m1 इज लेस देन कितना होगा अपने पास में 1 होगा, इज लेस देन 1। तो अपन यहाँ पे आगे सॉल्व करते हैं कि v1 इक्वल टू वो वाला पद तो जीरो हो जाएगा, u2 का मान जीरो है, ये हो जाएगा m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 और यहाँ हो जाएगा u1। क्लियर। अब यहाँ से अपन क्या करते हैं कि कॉमन लेते हैं अपन m1 को। m1 को जब कॉमन लेंगे तो 1 माइनस कितना हो जाएगा अपने पास में m2 अपॉन m1 और उसके बाद में देखो m1 यहाँ पर कॉमन ले लिया तो यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस m2 अपॉन m1 और यहाँ पर कितना आ जाएगा u1। तो यहाँ से देखो m1 से m1 कैंसिल आउट, तो v1 इक्वल टू एक की कंपेयर में m2 अपॉन m1 का मान क्या है, बहुत ही छोटा है। तो एक की कंपेयर में m2 अपॉन m1 को नेगलेक्ट करके छोड़ने पर, नगण्य मान के छोड़ने पर, तो m2 अपॉन m1 को छोड़ दो, m2 अपॉन m1 को छोड़ दो, तो यहाँ पर कितना बचा 1, यहाँ पर कितना बचा 1 और यहाँ पर कितना रहा u। तो ऊपर और नीचे 1 है और यहाँ पर u है, तो v1 का मान किसके बराबर आ जाएगा, u1 के बराबर आ जाएगा। जैसे मैंने आपको बोला था इस कण की गति में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, तो v1 इक्वल टू कितना हो जाएगा u1। ये कण अपनी मस्ती में चलता रहेगा। ठीक है। अब ये जो आगे इसके रास्ते में बिल्कुल छोटा सा कण आया है, अब इसकी गति के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा देखते हैं। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट v2 निकालना है, तो v2 इक्वल टू हो जाएगा अपने पास m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2, यहाँ पे u1 प्लस हो जाएगा यहाँ पे 2m2 अपॉन m1 प्लस m2 और यहाँ पर क्या आ गया u2। एक सेकंड चेक कर लेते हैं, m2 माइनस m1 यहाँ पर आएगा u2, यहाँ आ जाएगा अपने पास में u2 और ये हो जाएगा यहाँ पे 2m1 और यहाँ पर हो जाएगा अपने पास u1। देखिए कंडीशन अप्लाई करते हैं। कंडीशन है कि अपने पास में कंडीशन वापस देखो एक बार, कंडीशन ये वाला पूरा फॉर्मेट लिखना है, m2 इज लेस देन क्या है m1, m2 इज लेस देन m2 इज लेस देन m1 और इसको क्या लिखेंगे m2 अपॉन m1 इज लेस देन 1 और u2 की वैल्यू क्या है अपने पास में 0 है। ये कंडीशन अप्लाई करनी है, तो कैसे होगी देखो, यहाँ पे इस पद u2 पद ये है, इसको पूरे को क्या कर दो 0 कर दो, देन अपने पास में v2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 2m1 अपॉन m1 प्लस m2 और यहाँ पर कितना आ जाएगा u1। अब कंडीशन अप्लाई करनी है तो वापस से अपन क्या करेंगे, कॉमन किसको लेना है, थोड़ा सा आपको सोच के चलना पड़ेगा, m1 को क्या लेना पड़ेगा, कॉमन लेना पड़ेगा, क्योंकि अपने को क्या बनाना है m2 अपॉन m1। तो 2m1 अपॉन कितना हो जाएगा m1 आ गया कॉमन, m1 जब कॉमन आएगा तो ये हो जाएगा 1 प्लस कितना हो जाएगा m2 अपॉन m1 इस तरीके से, और यहाँ पर कितना आ जाएगा u1। अब कंडीशन अप्लाई करो, कंडीशन है अपने पास में m2 अपॉन m1 इज लेस देन कितना है 1। ठीक है। तो कंडीशन जब अप्लाई करेंगे तब अपने पास कितना होगा देखो, v2 इक्वल टू m2 अपॉन m1 को 1 की कंपेयर में नेगलेक्ट करके क्या करना है, छोड़ना है। एक की तुलना में m2 अपॉन m1 को क्या करना है, छोड़ना है। तो केवल क्या रहेगा 1, 1 का मल्टीप्लाई किसके साथ में होगा, m1 के साथ में। तो यहाँ पे हो जाएगा 2m1 अपॉन कितना हो जाएगा m1 और साथ में क्या आ जाएगा u1, फिर m1 से m1 कैंसिल आउट और v2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 2u1, v2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 2u1। इसका मतलब क्या होगा देखो यहाँ पे v2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 2u1। इसका मतलब समझना भाई, इस टक्कर का मतलब समझना अब कि ये कण अपनी मस्ती में u1 वेग से चल रहा था, ये कण स्थिर अवस्था में था और आराम से बैठा था, ये कण आके इसको हिट करेगा तो इसका जो वेग है, जो
जिस कण ने इसको हिट किया है उसके वेग का क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। मतलब इस कण का वेग कितना हो जाएगा, 2u1। मतलब ये डबल वेग से गति करेगा और इसके वेग के ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, तो इसका वेग कितना रहेगा, वापस u1 का u1 ही रहेगा। इसका वेग कितना रहेगा, u1। ये कण u1 वेग से आ रहा है, स्थिर अवस्था में है, तो ये कण u1 वेग से ही चलता रहेगा। और ये जो बीच में छोटा सा कण आ रहा है, इसका वेग क्या हो जाएगा, बहुत ही ज्यादा हो जाएगा, डबल हो जाएगा, और उसी डायरेक्शन के अंदर क्या होगा, आगे की ओर चला जाएगा। ठीक है, तो ये अपने पास में टोटल 4 कंडीशंस हैं, इनको आप देखना। आते हैं एग्जाम में सवाल। ठीक है, जिस हिसाब से एग्जाम में सवाल आते हैं आप उसी हिसाब से करने की कोशिश करना भाई। ठीक है, कोशिश करते हैं इसमें थ्योरी की। तो थ्योरी ध्यान रखना, थ्योरी थोड़ा बहुत लिखनी है आपको। थ्योरी क्या होगी कि इस स्थिति में, चलिए लिखवा देते हैं इसमें भी। थर्ड कंडीशन में लिखते हैं, इस स्थिति में हल्का कण, इसके कोष्टक में लिखेंगे m1, m1 का मान कम है। इस स्थिति में हल्का कण भारी कण m2 से जब टक्कर करता है तो तो v2 का मान 0 है, इसका मतलब तो भारी कण m2 की स्थिति में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, एवं एवं हल्का कण, हल्का कण कौन सा है, m1। हल्का कण m1 टक्कर होने के पश्चात, विपरीत दिशा में, टक्कर होने के पश्चात विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में विपरीत दिशा में समान वेग से, समान वेग से गति करता है, समान वेग से गति करता है। मतलब डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगी, लेकिन वेग कितना रहेगा, वापस u1 ही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट इस कंडीशन में भी अपन लिख लेते हैं कि अतः इस स्थिति में भारी कण m1, भारी कण कौन सा है, m1। भारी कण इस स्थिति में टक्कर के पश्चात इस स्थिति में टक्कर के पश्चात भारी कण m1 की स्थिति भारी कण m1 की चाल में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, परंतु परंतु हल्का कण, m2 टक्कर के पश्चात, हल्का कण m2 टक्कर के पश्चात
हल्का कण m2 टक्कर के पश्चात दुगने वेग से दुगने वेग u1 दुगने वेग से गति करता तो यहाँ पे आपके ये जो एक विमीय प्रत्यास्थ टक्कर है उसका डेरिवेशन और उसके साथ में जो 4 कंडीशंस है वो सब कंप्लीट होती है। पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।